इस वीडियो में बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। दोनों एक ही टर्म है। अफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब जब गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। देखिए, सब लोग पहले से जानते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ढेर सारे प्रोटॉन है, इस वजह से इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं इधर ना। तो इलेक्ट्रॉन है और पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 32 इलेक्ट्रॉन, 2n² के बराबर इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से ना, तो 2n² के बराबर इलेक्ट्रॉन हैं हर एक सेल में। और सब लोग पहले से जानते हैं कि चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितना न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है उतने ही उसके बाहर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यानी एटम कैसा है, एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन की वजह से और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करें इसमें, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस एटम में और ऐड करें ना, तो इलेक्ट्रॉन तो ऐड कर देंगे, लेकिन क्या प्रोटॉन ऐड कर पाएंगे? क्या प्रोटॉन ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक, प्रोटॉन तो ऐड कर नहीं पाएंगे, तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ पाएगा नहीं। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ नहीं पाएगा तो एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यानी अगर आपने इलेक्ट्रॉन दिया इसको, एटम को, ये एटम है ना, एटम को इलेक्ट्रॉन दिया और पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ा नहीं पाएंगे, तो एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल जब हो जाएगा तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ एनर्जी बाहर निकालेगा, कुछ एनर्जी क्या होगा, बाहर निकालेगा, तभी वो रह पाएगा, अन्यथा रह नहीं पाएगा। तो मोटे तरीके से इस तरह समझिए कि इलेक्ट्रॉन और एनर्जी में सास बहू जैसा रिलेशन है ना। यानी इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर जाएगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी, और अगर आप इसको एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे एटम है, इसको आपने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या बाहर निकलेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी। और यही जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ना। और इसी एटम को अगर आपने एनर्जी दिया ना, एनर्जी दिया, तो क्या बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे भी ई है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ई फॉर एनर्जी। तो किसी भी एटम को अगर आप इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एनर्जी को बाहर निकालना पड़ेगा ताकि उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, और किसी भी एटम को अगर आप एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और इसी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी ना, आयनाइजेशन एनर्जी। और तो इस तरह से 2 अपोजिट टर्म हैं। ये वाला पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसकी बात करते हैं। तो डिफिनीशन सिंपल सा है। डिफिनीशन इस तरह से है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन electron is taken up by isolated gaseous neutral atom। सिंपल सी डिफिनीशन है कि एक आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम है। आइसोलेटेड मतलब किसी से बॉन्ड न बनाया हो, इकलौता हो, आइसोलेटेड हो, और कैसा हो, गैसियस स्टेट में हो, और न्यूट्रल मतलब इसके ऊपर कुछ भी चार्ज न हो।
अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, निगेटिव में, और कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी। यही जो एनर्जी बाहर निकलती है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो देखिए क्लियर लिखा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड कब, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ना इलेक्ट्रॉन इज टेकन अप बाय आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। तो आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जो एनर्जी बाहर निकलती है उसी को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज क्यों होती है, टू स्टेबलाइज एटम, रिलीज्ड एनर्जी रिलीज्ड टू स्टेबलाइज एटम, एटम को स्टेबलाइज करने के लिए। तो इस तरह से कैसा प्रोसेस है, फर्स्ट वन प्रोसेस इज एनर्जी दे रहे हैं, तो कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है, एनर्जी बाहर निकल रही है तो एंडोथर्मिक है। और ख़ास बात, एंडोथर्मिक है ये प्रोसेस, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू हो सकती है वो निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंड ऑन एलिमेंट। यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में बी पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव हो सकती है और निगेटिव हो सकती है, डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जैसे आप यूँ समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ सेवेंथ ए ग्रुप, मतलब हेलोजन वाला, सेवेंथ ए इज निगेटिव, यानी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नोबेल गैस इज पॉजिटिव ना, यानी उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का एलिमेंट है। और ख़ास बात, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज नेगेटिव, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज नेगेटिव, while second electron affinity is पॉजिटिव। यानी पहला इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, और दूसरा जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको इस तरह समझ लीजिए कि जैसे एक एटम है, इसको आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने निगेटिव में कन्वर्ट हो गया, प्लस एनर्जी रिलीज हो गई। अब आप चाहते हैं कि इसको फिर इलेक्ट्रॉन दे दें, यानी इसी को, ये नेगेटिव चार्ज पहले से भी है, इसको आपने एक इलेक्ट्रॉन और देना चाह रहे हैं। तो अब जब एक इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके न्यूक्लियस का चार्ज रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन के चार्ज से काफ़ी कम हो चुका है ना। इस का जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो कम हो चुका है, आप और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसको एनर्जी भी देनी पड़ेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता रहे। यानी A2 निगेटिव अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, ये एंडोथर्मिक हो गया। ठीक है, और ये वाला प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है यानी एनर्जी बाहर निकल रही है, तभी क्या है, निगेटिव है। और यहाँ पे क्या है, एनर्जी इसकी बढ़ रही है, एनर्जी आप दे रहे हैं इसको ताकि ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता रहे। अदरवाइज ये निगेटिव के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, इसीलिए प्रोसेस कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हो गया।
यहाँ पे देखिए गलत लिख गया है, यहाँ पे इसको एनर्जी दे रहे हैं इसको ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो एनर्जी रिलीज रही थी। प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक है। ये प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक है ना। तो जब एनर्जी रिलीज रही है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, गलत लिख गया था। ठीक है, तो जब भी किसी भी एटम को जब इलेक्ट्रॉन देंगे, ये एटम है, इलेक्ट्रॉन दिया तो एनर्जी रिलीज हुई, तो रिलीज हुई प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक है। और दूसरा जब इलेक्ट्रॉन देने लगेंगे तो वो नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके न्यूक्लियस का चार्ज काफ़ी कम हो चुका है, तो कुछ एनर्जी भी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता रहे। तो ये प्रोसेस कैसा हो गया? एंडोथर्मिक हो गया। तो इस तरह से एक ही एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए यूँ समझ लीजिए कि ऑक्सीजन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बन गया? ओ नेगेटिव बन गया ना। तो इसके लिए जो डेल्टा H1 की वैल्यू है वो है -141 किलो जूल पर मोल है। अब इसी O निगेटिव को फिर एक इलेक्ट्रॉन आप देना चाहते हैं ना, तो क्या बनाएगा? O2 निगेटिव बनाएगा। उसके लिए डेल्टा H2 की वैल्यू कितनी होगी? +780 किलो जूल पर मोल। तो बात समझ में आई? यानी पहला इलेक्ट्रॉन देंगे तो एनर्जी बाहर निकलेगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे तो एटम होल्ड नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी, तो आपको कुछ एनर्जी भी देना पड़ेगा। तो ये 780 किलो जूल मोल पर मोल इसकी क्या है? पॉजिटिव है। पहला कैसा है? नेगेटिव है ना। अब देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। फर्स्ट वन इज एटॉमिक साइज। तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। एटम की साइज जितनी छोटी होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। इसको यूँ समझ लीजिए कि जैसे एक छोटा सा एटम है इतना, और एक बड़ा सा एटम है, ऐसे बड़ा सा एटम है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो न्यूक्लियस से तो दूर है ना, यहाँ पे क्या है? पास है। तो ये जल्दी से ऐड हो जाएगा इस पर। जब जल्दी से ऐड हो जाएगा तो एनर्जी भी ज़्यादा निकलेगी। और यहाँ पे क्या है कि अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है तो एनर्जी भी क्या निकलेगी? कम निकलेगी। यहाँ पे अट्रैक्शन क्या है? ज़्यादा है, तो एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा निकलेगी। अब एनर्जी ज़्यादा निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी। और दूसरा फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। यानी जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, भाई न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज़्यादा होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उतनी पावरफुली अट्रैक्ट करेगा। तो देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कि Al पॉजिटिव है, Al2 पॉजिटिव है, Al3 पॉजिटिव है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है, इसका कम है, इसका और कम है। तो जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी ना। जैसे क्लोरीन है ना, क्लोरीन है Cl+, तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज देखिए इस तरह से है, इनका जेड इफेक्टिव ऐसे है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। यानी देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन पॉजिटिव है, किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है? क्लोरीन पॉजिटिव की। जैसे मान लीजिए क्लोरीन 2 पॉजिटिव बना दिया तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और बढ़ जाएगी ना। तो इस तरह से है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और तीसरा फैक्टर है कि स्टेबल हाफ फील्ड कंप्लीट फील्ड। स्टेबल हाफ फील्ड
हाफ फील्ड, कंप्लीट फील्ड, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, stable half field, complete field, symmetrical orbital are more stable ना, have less या फिर जीरो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जो स्टेबल हैं, जो हाफ फील्ड हैं, जैसे नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का कितना है, लास्ट वाला लिखें तो 2s2 है, 2p3 है ना। 2p3 मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 सिमेट्रिकल हाफ फील्ड है ना। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का क्या है, 2s2 है और 2p4 है। तो अगर ऐसे दिखा जाए तो ऑक्सीजन कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4। तो देखा जाए तो ये देखिए आप, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, इसमें एक, तो ए सिमेट्रिकल नहीं है, ए सिमेट्रिकल है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, यानी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी ऑक्सीजन की तुलना में। तो कैसे वेरिएशन होता है, कौन कौन से फैक्टर किस तरह से अफेक्ट करते हैं, इसको अगले वीडियो में देखते हैं कि वेरिएशन किस तरह से घटता और बढ़ता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।